पिछले लेक्चर में अपन ने बढ़ी हुई क्षमता के आधार पर संपत्तियों की पुनर्स्थापना की जाती है तो लेखांकन किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन विद्युत आपूर्ति कंपनियों के लेखे अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्युत आपूर्ति कंपनियों के लेखे विद्युत के उत्पादन और वितरण मतलब जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सार्वजनिक उपयोग की सेवा माना जाता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस माना जाता है। अतः इस क्षेत्र में नियोजित कंपनियां, निगम तथा अन्य सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसियां अपने वार्षिक लेखे दोहरा लेखा पद्धति के अनुसार तैयार करके प्रकाशित करती है। विद्युत कंपनी के जो आय के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम, उसमें मुख्य रूप से विद्युत शक्ति का विक्रय, मीटर तथा अन्य यंत्रों का किराया और ट्रांसफर फीस, विनियोगों की ब्याज आदि मुख्य रूप से होते हैं। इसी तरह विद्युत कंपनियों के जो व्यय की मदें होती है उनमें मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन करने और उसके क्रय संबंधी व्यय, वितरण संबंधी व्यय, किराया एवं कर, ऋणों पर ब्याज, अंकेक्षण व्यय, अप्राप्य ऋण, संचालन एवं प्रबंध के संबंधित व्यय, हास, कर्मचारियों के संबंध में प्रोविडेंट फंड, बोनस आदि के भुगतान के रूप में जो खर्चे होते हैं वे मुख्य रूप से व्यय की मदें हैं। शुद्ध लाभ की गणना के लिए विभिन्न समायोजन भी किए जाते हैं, जैसे हानियों के लिए प्रावधान, विभिन्न करों, विकास, हास और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत अन्य समायोजन भी करने होते हैं। विद्युत कंपनियां अपने लेखे प्रतिवर्ष 31 मार्च को बनाती है। भारत में बिजली कंपनी के अंतिम लेखे भारतीय विद्युत नियम 1956 की अनुसूची 4 व 5 में दिए गए प्रारूपों में बनाए जाते हैं। ये प्रारूप दोहरा लेखा प्रणाली में वर्णित प्रारूपों से मिलते जुलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अंतिम खाते अनुसूची 3 के अनुसार अंशधारियों के सामने प्रस्तुत करने होते हैं। भारतीय विद्युत कंपनियां प्रायः अपने अंतिम खाते कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार बनाती है। इन प्रारूपों में प्रस्तुत अंतिम खाते कंपनी के सदस्यों को कंपनी की आर्थिक स्थिति की उचित जानकारी प्रदान करते हैं। यदि बिजली कंपनी के खाते बनाए जाने की विधि के बारे में स्पष्ट सूचना नहीं दी जाती है तो अंतिम खाते किसी भी विधि से बनाए जा सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में वर्णित रीति के अनुसार अथवा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार कैसे भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना उचित होगा कि यदि प्रश्न में रेवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू खाता, पूंजी खाता, सामान्य चिट्ठा बनाने का स्पष्ट निर्देश दिया जाता है तो खाते दोहरा खाता प्रणाली के अनुसार ही बनाने चाहिए। कंपनी अधिनियम के अनुसूची 3 के अंतर्गत अंतिम लेखे कंपनी विधान में लाभ हानि खाते का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है। यह अपेक्षित है कि कंपनी का लाभ हानि खाता इस प्रकार बनाया जाए ताकि वह एक निश्चित अवधि में कंपनी के कार्यों का सही और उचित प्रकार से उसके परिणाम है वो प्रकट कर सके। कंपनी के आय व्यय को सुविधाजनक शीर्षकों में दिखाना होता है और इसके प्रारूप जो रेवेन्यू अकाउंट है उसका प्रारूप और चिट्ठा जो कंपनी अधिनियम की धारा शेड्यूल 3 के अनुसार बनता है उसका प्रारूप आपको पीडीएफ में भेज दिया गया है। आप उनको देख ले, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आपको पढ़ते आ रहे हैं।
कोई भी दिक्कत आए पूछ लेना। और रेवेन्यू अकाउंट भी बहुत सिंपल, जैसे ट्रेडिंग पी एंड एल होता है वैसे ही है, जिसमें खर्चों को जनरेशन के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, पब्लिक लैंड के खर्चे, रेंट रेट टैक्सेज है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेज है, लॉ चार्जेज है, डेप्रिसिएशन है, स्पेशल चार्जेज आदि भागों में खर्चों को बांटा गया है। और आमदनी में सेल ऑफ एनर्जी है, सेल ऑफ एनर्जी फॉर पावर है, सेल ऑफ एनर्जी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, पब्लिक लाइटिंग है, रेंट रिसीवेबल है, ट्रांसफर फीस है, अदर आइटम्स कोई भी है मिसलेनियस इनकम के तो, और सेल ऑफ असेज है। तो या डिस्कनेक्शन के कोई चार्जेज है, तो ये इनकम के सोर्स होते हैं। वित्तीय कंपनियों के अंतिम लेखों के संबंध में कुछ मदों को समझना आवश्यक है, जिसमें मूल्यह्रास इंपॉर्टेंट मद है। विद्युत आपूर्ति कंपनियों द्वारा सामान्यतया प्रयोग में ली जाने वाली स्थायी संपत्तियों की जीवन अवधि अनुसूची 2 के भाग 6 में दी गई होती है। एक विद्युत कंपनी के लिए प्रत्येक स्थायी संपत्ति की जीवन अवधि में सामान्यतया उसकी लागत का 95% भाग ह्रास के लिए आयोजन करना आवश्यक होता है। जब किसी संपत्ति का शुद्ध पुस्तक मूल्य उसकी मूल लागत का 5% रह जाए तो आगे के वर्षों में उसके संबंध में ह्रास का लेखा नहीं किया जाता है, चाहे संपत्ति का उपयोगी जीवन समाप्त न हुआ हो। विभिन्न संपत्तियों पर वार्षिक मूल्य ह्रास की गणना के लिए स्थायी प्रभाग पद्धति ही काम में ली जाती है, उसी का चलन है। इस विधि में संपत्ति की लागत के 95% के बराबर राशि में उक्त संपत्ति की निर्धारित जीवन अवधि के वर्षों की संख्या का भाग लगाने पर वार्षिक ह्रास के लिए राशि ज्ञात हो जाती है। यदि ह्रास की दर प्रतिशत के रूप में तय की गई है तो इसकी गणना मूल लागत पर की जानी चाहिए। दर का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उस पर ह्रास का आयोजन करने पर संपत्ति के जीवन काल में उसकी मूल लागत का कम से कम 95% भाग 95% पार्ट ह्रास के रूप में लिखा जा सके। स्पष्टतः वार्षिक ह्रास की राशि संपत्ति खाते में जमा नहीं की जाती है, जैसा कि अपन पहले समझ चुके हैं। ये राशि ह्रास कोष खाते में, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जमा की जाती है। यदि किसी वर्ष लाभ की राशि अपर्याप्त हो तो उस वर्ष के बकाया ह्रास का आयोजन अगले वर्ष में करना आवश्यक होता है। इसी तरह से एक विशिष्ट मद होती है आकस्मिक संचिति, कंटीजेंसी रिजर्व। विद्युत कंपनी प्रतिवर्ष अपने शुद्ध आगम खाते, मतलब नेट रेवेन्यू अकाउंट से स्थायी संपत्तियों की कुल लागत के 1/4% मतलब 0.25% से 0.5% तक, मतलब इस रेंज में रकम की आकस्मिक संचिति में तब तक हस्तांतरित करती है जब तक यह राशि स्थायी संपत्तियों की मूल लागत के 5% के बराबर न हो जाए। इस संचिति का विनियोग ट्रस्ट प्रतिभूतियों में, ट्रस्ट की सिक्योरिटीज में करना पड़ता है। स्थायी संपत्तियों के बेचने पर लाभ या हानि हो तो उसे इस संचिति में हस्तांतरित कर देते हैं। राज्य सरकार की आज्ञा से इस संचिति का प्रयोग कुछ कार्यों में किया जा सकता है। नंबर 1, दुर्घटनाओं, हड़तालों या ऐसी स्थितियों जिन पर प्रबंधकों का नियंत्रण न हो, उससे उत्पन्न हुई क्षति की पूर्ति के लिए। नंबर 2, किसी मशीन या भवन आदि बदलने या कहीं ले जाने के व्ययों, जैसे साधारण मरम्मत के व्यय इसमें शामिल नहीं होंगे, के अपलेखन में इसका यूज किया जा सकता है। और लास्ट तीसरा, कानून द्वारा ऐसा मुआवजा देने के लिए जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बाद अपन अगला लेते हैं विकास संचिति, डेवलपमेंट रिजर्व। कंपनियों को नई मशीन लगाने पर विकास छूट के रूप में आय कर से छूट मिलती है। इसके कारण कंपनियों के बचे हुए
आय कर के बराबर की रकम विकास संचिति में डालनी होती है। लाभ की अपर्याप्तता के कारण किसी वर्ष ये राशि हस्तांतरित न की जा सके तो आगामी वर्ष में इतनी ही अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की जानी चाहिए। इस राशि का भी विनियोग कंपनी के व्यापार में ही किया जाता है। कंपनी के विक्रय पर यह संचिति विक्रेता कंपनी का लाभ न मानी जाकर क्रेता को हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट है सामान्य संचिति, जनरल रिजर्व। ब्याज और मूल्यह्रास की व्यवस्था करने के बाद विद्युत बोर्डों के लिए यह अनिवार्य है कि स्थायी संपत्तियों की प्रारंभिक लागत के 0.5% के बराबर रकम सामान्य संचिति में तब तक हस्तांतरित की जाती रहनी चाहिए जब तक कि यह राशि संपत्तियों के प्रारंभिक लागत के 8% के बराबर न हो जाए। विद्युत कंपनियां ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये तो हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि बिजली कंपनियों के जो अधिक लाभ कमा रही है बिजली कंपनियां, मतलब बिजली कंपनियां एक लिमिट से अधिक लाभ न कमाए, इसलिए उनके अधिक लाभ पर कुछ अधिनियम में प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन प्रतिबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।